तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो शुरुआत करें वो आपके 9th चैप्टर यानी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 की क्या शुरुआत करें। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले, इस चैप्टर में बेसिकली जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी कंट्री में अक्कर हुआ था आपके लास्ट सेंचुरी में, ठीक है, तो उसको हमने किस तरह से फेस किया था, क्या सारे प्रॉब्लम से उस क्या सारी चीजें हमने नहीं लाई और लाई तो क्या मोटिव से लाई, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। और वही अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो आज आपका जो 9th चैप्टर शुरू हो रहा है वो भी आपके 2 से 3 लेक्चर्स में पूरा खत्म हो जाएगा और हमारा जो एक चैप्टर पूरे सिलेबस में बाकी रहेगा वो रहेगा 10th चैप्टर, वो भी हम लोग क्या फ्लो में क्या कवर कर देंगे। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान क्या आपको देना है, ध्यान आपको यह देना दोस्तों कि जो आपका लास्ट डिकेड था, लास्ट डिकेड मतलब क्या होता है, 10 साल का जो एक पीरियड होता है उसे हम लोग डिकेड बोलते हैं। तो पिछला जो 10 साल का पीरियड था उसकी शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस क्या कर रहा था, फेस कर रहा था। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो 1991 जून का महीना था, 1991 क्या ईयर चल रहा था, उस टाइम पे नौबत इस तरह से आ चुकी थी कि हमारे जितने भी फॉरेन एसेट्स थे वो क्या होने लगे थे, वो डिक्लाइन यानी क्या कम होने लगे थे। और कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं इतने ही कैपेबल थे कि भैया आने वाले सिर्फ 2 हफ्ते जो इंपोर्ट होने वाले हम सिर्फ उसका ही खर्चा उठा सकते थे, उसके बाद हम कोई भी खर्चा उठा नहीं पाते। अब रीजन बहुत सारा था, रीजन ये था कि कोई भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पा रही थी, गवर्नमेंट बन रही थी गिर रही थी, सरकारें बन रही थी गिर रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। दूसरा, कंट्री में बहुत सारे आपके राइट्स चल रहे थे, लोग आपस में भिड़ रहे थे रिलीजन के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, तो अपने आपस में ही अलग सीन चालू था। अब उसकी वजह से क्या हो रहा था, आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान हो रही थी, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्या अक्कर हो रहा था। यह भी एक मेन रीजन था और बाकी भी बहुत सारे रीजन थे। अब यहां पर जब मैं बात करूं, अब उसी टाइम पे जो महंगाई का रेट था यानी जो इन्फ्लेशन रेट था, इन्फ्लेशन रेट मतलब क्या हो गया, महंगाई 16.7% क्या बढ़ चुकी थी आपकी अगस्त 1991 में। अगर किसी चीज का दाम अगर 16 रुपीज था पहले, तो अब उसका जो दाम हो गया था वो आपका कितना हो गया था, वो आपके 16% से अगर मैं बात करूं तो आपके 1.6, तो 2 रुपया सीधा बढ़ गया था। मैंने बहुत माइन्यूट लेवल पे कहा है। अब ऐसे आप हर एक चीज का अगर दाम जानने जाओगे तो कितना बढ़ा देखो। अब वहीं पर अगर बात करो तो गवर्नमेंट के जो खर्चे थे, अब देखो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कहीं ना कहीं आपकी इनकम जनरेट कर, रेलवे से जनरेट करती है, फिर टैक्सेस जो हम भरते हैं वो भी एक मेन सोर्स है आपका इनकम जनरेट करने का। तो अब यहाँ पे चीज क्या होती है, अब गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा हो चुके थे और कमाई बहुत कम हो चुकी थी। अब कमाई जब कम होगी और खर्चे आपके ज्यादा होंगे, जैसे कहते हैं ना आमदनी अटक नहीं है लेकिन खर्चा रुपया, तो नुकसान में जाओगे कि नहीं जाओगे, वहां पे आप डूबने लगोगे। अब गवर्नमेंट का ऐसा क्या हो गया था कि भैया गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए थे और कमाई कम हो गई थी। देखो खर्चे बहुत अलग अलग रीजन थे। सबसे पहली चीज आपके आपस में अफड़ा तफड़ी मची थी, बहुत सारी लड़ाइयां इंडिया के पाकिस्तान के बीच में चल रही थी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डिफेंस में एक्सपेंडिचर भी जा रहा था, साथ ही साथ यहाँ पे अब लोगों को क्या सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा था, सब्सिडीज दी जा रही थी, और वहीं पे जो लोन्स थे किसानों के उसके जो इंटरेस्ट है वो भी कम कर रहे थे, तो गवर्नमेंट वो भी भर रही थी, और साथ ही साथ जो उन्होंने लोन लेके रखा था गवर्नमेंट से वो भी भर रही थी। तो इसकी वजह से खर्चा जो था हमारी कंट्री का वो बहुत ज्यादा हो गया था और कमाई जो थी उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो रही थी। अब कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीजें की थी। अब ये सारी चीजें हम कर रहे क्यों थे, हम सब्सिडी दे रहे थे, लोन का इंटरेस्ट जो था वो कम कर रहे थे, ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपके जो लोग हैं यानी जो देशवासी है वो अच्छे से पीसफुली क्या रह सके। और कहीं ना कहीं यही जो सोशल पैटर्न, हम जो सोशलिस्टिक फेवर में जो चीजें कर रहे थे वही हमारे लिए नुकसानदायक हो गई। हमारे जो खर्चे बहुत ज्यादा हो गए गवर्नमेंट के, लेकिन कमाई उतनी थी नहीं। अब कहीं ना कहीं यही एक जरूरत आन पड़ी जहां पर इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी यानी एनईपी क्या अडॉप्ट किया ईयर 1991 में। अब ईयर 1991 से पहले ही आपकी जो पॉलिसी था वो अडॉप्ट कर ली गई थी। आप इसका जो काम था ईयर 1985 में ही क्या चालू हो गया था, हालांकि ये इंप्लीमेंट होना आपके ईयर 1991 में क्या शुरू हुआ। अब इसमें जब ये पॉलिसी आया तो बहुत ही बोलते ना एक रेडिकल चेंज या फिर एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमें इंडस्ट्रियल आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखने मिला। जहां पे पहले क्या हुआ करता था आपके 1991 से पहले ये हुआ करता था कि मेजरली जो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो होल्ड की जाती थी गवर्नमेंट द्वारा, यानी पब्लिक सेक्टर थी, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वॉल्व होना चाहता था
आपके कोई बिजनेस में या फिर कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहता था, तो वहां पे उसको बहुत ही लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था हर एक चीज का, और ये बहुत ही बड़ा क्या हो जाता था, अब एक प्रॉब्लमदायक काम क्या हो जाता था। अब इसके वजह से क्या होता था कि ये एक हेडेक वाला काम था, तो लोग इसमें जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते थे, इंडस्ट्रीज खोलती नहीं थे, और गवर्नमेंट संभाल के कितना संभालेगी। अब आप ही को मैं सारे काम दे दूं, आप पढ़ना पढ़ाना, घर के काम, जॉब करना, ये सारी चीज, तो आप स्ट्रेस हो जाओगे और वो काम परफेक्टली होगा नहीं। तो इसलिए जरूरत क्या रहती है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट वी नीड टू नो डिविजन ऑफ वर्क, कि हमें एक इंसान की कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बांट देना चाहिए। जब हम इंसान की कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बांट देंगे तो वहां पे चीजें क्या होंगी, वो काम जो होगा बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, परफेक्ट मैनर में होगा। समझ में आ गया? और जो एफिशिएंसी का लेवल होगा वो भी रेज होगा। अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम आ गया था, इंडस्ट्रीज भी चलानी है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट वर्कर्स भी है। अब वर्कर्स आपने देखा, अब ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज तो गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसमें जो वर्कर्स आएंगे उनका पेंशन हो गया, उनका मेडिक्लेम हो गया, पीएफ हो गया, ये सारे खर्चे भी गवर्नमेंट के ऊपर आ रहे थे। फिर गवर्नमेंट को भैया डिफेंस भी देखना है, डिफेंस के भी खर्चे उठाने, फिर गवर्नमेंट को जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको भी देखना है, उनका भी देखभाल करना है, फिर जो आपके कंट्री में जो राइट्स हो वो भी देखना है। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी और गवर्नमेंट के ऊपर पूरा बोझ आ गया था। अब यहां पे जरूरत ये थी कि भैया आप क्या करो, आप थोड़ा सा बोझ कम कर दो। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या लाया, एक रेडिकल चेंज लाया, जिसके वजह से अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे जो लाइसेंसिंग था वो बंद कर दिया था, जो टैक्सेस तो थे, पॉलिसी बंद कर दिया था। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना शुरू कर दिया था, अलाउ करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट क्या बढ़ा दिया था। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी का, अब मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 का, सबसे पहला अच्छा इसका, टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू द अरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब प्लंज मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी भी चीज में क्या करना है, इसको एंटर कराना। समझ में आ गया? अब जैसे अब यहां पे सबसे पहली चीज यहां पे ये है कि इंडियन जो गवर्नमेंट थी, इंडियन जो कंट्री थी, वो कभी भी आपके क्या प्राइवेट सेक्टर्स या फिर जो फॉरेन सेक्टर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थे, उसको इंडिया में अलाउ नहीं करता था। ठीक है, इंडिया में अगर आता था तो उसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग बहुत सारा फॉलो करना पड़ता, और कहीं ना कहीं इस रीजन से जो लोग थे वो जल्दी आते नहीं थे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब मेन मोटिव बना कि इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आया, तो भैया इन्होंने देखा कि अब इंडियन इकोनॉमी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रहेगी, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, वो ग्लोबल लेवल पे जाएगी। समझ में आ गया? ये एक पहला रीजन था। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या था, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही थी, वो तेजी को हमें क्या करना है, कम करना है। जैसे हमने देखा 16.7% के रेट के हिसाब से जो इन्फ्लेशन था वो बढ़ रहा था, अब वो हमें क्या गिराना था। समझा? इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। तो अब फिर क्या, टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपकी जो कंट्री है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, वो इंडियन इकोनॉमी और बाकी सारी जो कंट्रीज है उनके बीच में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना पेमेंट हो रहा है और कितना पेमेंट मिल रहा है। कितना पेमेंट हो रहा है और कितना पेमेंट मिल रहा है, ये जो मेजर किया जाता है, ये मेजर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही किया जाता है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमने इंटरनेशनल इकोनॉमी में कितना पेमेंट किया है और कितना पेमेंट हमें मिला है। यह पता लगाने में हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की हेल्प करता है। तो यही चीज है। तो जो डिसइक्विलिब्रियम था आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको हमें सही करना, यानी जो बैलेंस था। अब कैसा हो रहा था, हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा था। और आपको पता है जब इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है बहुत ज्यादा। सही बात है। हालांकि हाँ इंपोर्ट हो रहा था लेकिन उसमें भी आपका क्या हो रहा था, आपके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा जंजाल था। और जब आप जानते हो किसी भी चीज में बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं तो वहां पे लोग उसको अवॉइड करना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर साथ ही साथ टू अक्वायर द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना था। साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था वो हमें क्या इंक्रीज करना था। फिर साथ ही साथ जो स्टेबलाइजेशन था वो भी हमें क्या लेकर आना था, ताकि और क्या करना था, और फिजिकल डेफिशिएंट। फिजिकल डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, एक सरप्लस होता है और एक डेफिशिएंट होता है। सरप्लस मतलब क्या होता है, आपकी कमाई ज्यादा है लेकिन आपके खर्चे कम है, तो उसको हम लोग सरप्लस बोलेंगे। वही अब जब आपके क्या हो, खर्चे ज्यादा है लेकिन खर्चे की कंपैरिजन में जो आपकी इनकम है वो कम है, तो तब उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट कंडीशन क्या बोलते हैं। तो हमारा ये था कि इंडियन इकोनॉमी में हम एक स्टेबलाइजेशन क्रिएट करना था और साथ ही साथ हमारे जो
खर्चे बहुत ज्यादा थे और कमाई जो बहुत कम थी उसे हमें क्या करना है, स्टेबल करना है। समझ में आ गया? वो हमें उल्टा करना है, डेफिसिट को हम लोग सरप्लस में क्या कन्वर्ट करना है। तो साथ ही साथ हमें एक इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन क्या बनाना था अलग अलग कंट्री के साथ ग्लोबल लेवल पे, और साथ ही साथ जो गुड्स का आवन जावन है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, तो जो आठवां आपका पॉइंट है, वो आठवां पॉइंट क्या है, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब साथ ही साथ हमारा मोटिव ये भी था कि जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है उनका जो पार्टिसिपेशन इसमें वो हमें बढ़ाए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को अब प्राइवेट सेक्टर है तो सबसे पहली चीज, अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री चला है तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, हायरिंग करना है, फिर उसका प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारी चीजें उनको सोचनी पड़ेगी। सही बात है, बट लेकिन प्राइवेट सेक्टर आता है तो प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर ये सारे काम करेगी और गवर्नमेंट को जो टैक्सेस यानी उनका इनकम वहां से भी निकलेगा, तो गवर्नमेंट का जो बर्डन होगा वो अपने आप बंद कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को इससे भी इनकम बहुत अच्छी खासी क्या जनरेट होती है। अब फीचर्स क्या आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। सबसे पहली चीज डी लाइसेंसिंग। अब डी लाइसेंसिंग मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज खुला करती थी तो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें लाइसेंस क्या ग्रैब करना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब इसकी वजह से क्या होता था, प्रॉब्लम ये होता था कि टाइम बहुत ज्यादा लगता था, प्रोसीजर बहुत लंबा था और लोग इतना एक्टिव नहीं हो पाते थे, लोग फिर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते थे। अब यहाँ पे चीजें आप समझो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लाइसेंसिंग वाला काम था वो हटा दिया, उन्होंने बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी उसको क्या डी लाइसेंस कर लिया, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में 18 इंडस्ट्रीज। अब 18 ऐसी इंडस्ट्री थी अगर आप उसमें हाथ डालो या फिर उसमें आप काम करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ अब सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको क्या चाहिए रहेगा, कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या चाहिए रहेगा। अब पहले 18 थी, अब 18 को छोड़ के अब क्या चाहिए, सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें लाइसेंसिंग की जरूरत है। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है ये, फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव ये, फिर हैजार्डस केमिकल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लाइसेंस चाहिए, और अगर आप सिगारेट्स यानी सिगारेट्स की अगर आप फैक्ट्री खोल रहे या फिर इंडस्ट्री खोल रहे तो वहां पे आपको जरूरत रहती है। अब सिर्फ 4 को चाहिए, स्टार्टिंग में 18 चाहिए था, पहले सबके लिए चाहिए था, फिर गवर्नमेंट ने 18 किया, फिर उसके बाद और रिड्यूस करके सिर्फ 4 कर दिया। आज के डेट में सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें आपको लाइसेंस की क्या जरूरत है। ठीक है, अब एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अब एमआरटीपी के हिसाब से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के हिसाब से, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहले ये कंपलसरी था एमआरटीपी के हिसाब से कि भैया अगर आप एक लार्ज इंडस्ट्री खोलो तो वहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। अब चाहे वो आप एक्सपांशन करो यानी अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हो, या फिर आपकी एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ क्या मर्ज हो रही है, तभी भी आपको क्या एमआरटीपी के साथ क्या लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। एमआरटीपी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अभी जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्जअप हो गए, अब ये अगर मर्जअप होना चाहता है, अगर ये इंडियन कंपनी होती है, अगर इसको मर्जअप होना है तो भैया इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता, परमिशन लेना पड़ता। लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं है, एमआरटीपी को क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया यानी खत्म कर दिया गया था इस एक्ट को। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, अब जो इंडस्ट्रीज है अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपने खुद के डिसीजन ले सकती है, उनको रुकना टुकना नहीं पड़ता है। समझ में आ गया। अब इसके वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था वो अब क्या बढ़ गया था। फिर एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर। अब अगर यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे जो स्मॉल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थे या फिर स्मॉल सेक्टर ट्रेड था उसको क्या बढ़ावा दिया, जिसके वजह से जो हायर ग्रोथ है हमें आउटपुट में मिला, यानी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो एम्प्लॉयमेंट रेट था, अब स्मॉल सेक्टर खुले तो जो आजू बाजू के जो लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब जो एक्सपोर्ट भी था वो एक्सपोर्ट भी क्या हमारी कंट्री में बढ़ने लगा था। अगर मैं बात करूं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते क्या, एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे हाथों से काम किया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो भारत सबसे ज्यादा जाना जाता है मसालों के लिए, जाना जाता है हैंडीक्राफ्ट चीजों के लिए जाना जाता है। और मैं आपको बताऊं इंडिया में ज्यादातर जो चीजें एक्सपोर्ट होती है वो हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, और वो आती कहां से, वो आपके स्मॉल सेक्टर यूनिट से ही क्या आती है। क्लियर हो गया। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं तो स्मॉल सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट था, आपकी सेक्टर आपका जो इंडस्ट्री वो स्मॉल सेक्टर में तभी गिना जाएगा अगर उसमें इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में होगा, तभी। समझ में आ गया। एनकरेजिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ने क्या किया था, अप्रूव किया था कि अगर कोई बाहर का बंदा है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब
वो इन्वेस्टमेंट हर चीज को कर सकता है, आपके टेक्नोलॉजी को लेके कर सकता है, मतलब काइंड में भी कर सकता था, कैश में भी कर सकता था। काइंड मतलब क्या होता है, गुड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो गुड्स को में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर कैश में करना चाहता हो तो कैश में भी इन्वेस्टमेंट क्या वो कर सकता था। अब इनिशियली अगर मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में आप कोई भी अगर सेक्टर खुल रहा है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसमें सिर्फ आप 51% तक का इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हो। फिर आगे चलकर जो रेट था, लिमिट था, वो बढ़ा दिया गया, 74% तक कर दिया गया, और फिर उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, आपके कितना कर दिया गया, आपका 100% कर दिया गया। हाँ, लेकिन जो लिमिट जो बढ़ाई थी वो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ाई थी, सभी इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ाई नहीं गई थी। अब यहां पे बात करते हैं अब रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब बहुत सारे जो चेंजेस थे आपके पब्लिक सेक्टर पॉलिसी में क्या लाए गए थे। सबसे पहली चीज जो मोनोपोली वाला काम था। अब पहले हमने देखा कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज खोली गई थी वो गवर्नमेंट द्वारा खोली गई थी, तो वहां पे गवर्नमेंट का सामने कोई आ रहा नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती थी, प्रोसीजर बहुत लंबा था, तो वहां पे एक मोनोपोली था। तो अब मोनोपोली क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आज आप देखोगे एक न्यूज चैनल है कंट्री में, नहीं बहुत सारे न्यूज चैनल्स है, आप देखोगे आपको एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखेगा, नहीं बहुत सारे आपके बिस्किट के ब्रांड्स है जो, तो वहां पे मोनोपोली क्या हो गया, खत्म हो गया। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज आपके पब्लिक सेक्टर में फॉल हो रही थी उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना, उनको काम और अच्छे से करवाना, तो ये एक मोटिव था। तो रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक इन 6 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे जो कैपिटल ब्लॉक वाला जो काम था पब्लिक सेक्टर में, वो भी क्या बंद क्या कर दिया गया। आज आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों कोलैब करते और बिजनेस करते, तो ये सारी चीजें भी क्या प्रैक्टिस में लाई गई है, किस लिए, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर हो वो क्या हो सके, एनकरेज हो सके। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो नंबर था आपके इंडस्ट्रीज का पब्लिक सेक्टर में वो भी कम कर दिया। स्टार्टिंग दौर में क्या किया, आपके 17 से 18 इंडस्ट्रीज क्या रखी पब्लिक सेक्टर में रखी और बाकी सारे को प्राइवेट कर दी, बट और भी चीजें बाद में रिड्यूस करके अब इंडस्ट्री जो थी 17 से अब कितना कर देंगे, 8 कर दी गई। पहले 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर वाले क्या रेगुलेट करेंगे, फिर उसके बाद और कम कर दिया, सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज। फिर अब अगर आज मैं बात करूं सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर का चलाती है, वो कौन सी है, एक आपकी रेलवे वाली है और एटॉमिक। अब रेलवे में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जो चीजें वो आप क्या कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दी गई, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट क्या अब आना क्या शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आता है ट्रेड लिबरेशन। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो पहले क्या हुआ था, अब देखो अगर मैं बात करूं तो आज कंट्री में अगर हम बात करें कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसके जो रॉ मटेरियल्स है कहीं फॉरेन से आते हैं, किसी और कंट्री से आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता था आपकी जो चीजें है वो इंपोर्ट करनी पड़ती। अब पहले क्या था, अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट का भी क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहां पे वो भी क्या कंट्रोल क्या गवर्नमेंट ने क्या करके रखा था। लेकिन जब 1991 में हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई तो वो जो लाइसेंसिंग वाला जो काम था वो भी क्या खत्म कर दिया। अब सारे जो कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं, ऐसे गुड्स जो हम बिजनेस में यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। फिर रॉ मटेरियल्स हो गया, फिर इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और बाकी सारे कंपोनेंट्स थे। अब उसको क्या कर दिया, कहीं ना कहीं फ्री कर दिया कि वो इजिली क्या हो सके, आपका इंपोर्ट क्या हो सके। और वहीं पे एक्सपोर्टर्स को अब यहां पे क्या अलाउंस दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, वो बाहर की कंट्री से भी अपने जो एक्सपोर्ट के लिए जो जो पैसे उनको रिक्वायर्ड है वो बाहर से भी क्या रेस कर सकते हैं, यानी फॉरेन कंट्री से भी क्या रेस कर सकते हैं अपने ट्रेड को क्या बढ़ावा देने के लिए। वहीं पे आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या किया गया, सेटअप किया ताकि एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल यह आ रहा है कि सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब दोस्तों यह होता है कि आपका एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जिसे जो मेनली फोकस क्या करता है, जो मेनली ये फोकस करता है कि कंट्री का आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो लोग है एक्सपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, जो ट्रेड फॉरेन कंट्री के साथ वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लियर हो गया। और जो गवर्नमेंट ने साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है एग्रो एक्सपोर्ट जोन, तो उस पर भी क्या बहुत ज्यादा क्या फोकस किया ताकि जो एग्रीकल्चर वाली जो चीज है उसे भी ज्यादा क्या एक्सपोर्ट क्या किया जा सके। फिर आता है रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस सेक्टर सबसे पहली चीज क्या था, आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अच्छा खासा चला रही थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी बहुत जानी मानी कंपनी है जिसे आप भी जानते हो, ठीक है, गवर्नमेंट चला रही थी। लेकिन जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो वहां पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट क्या लाया गया आपके ईयर 1991 में, जहां पे आपके इंश्योरेंस सेक्टर में भी क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब आईआरडीए ने क्या किया, आपके लाइसेंस दिया बहुत सारे आपके किसके
प्राइवेट कंपनीज को, ताकि वो इंश्योरेंस बिजनेस में क्या हो सके, एंटर हो सके। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इस सेक्टर में भी क्या हो गई, खत्म हो गई। बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले आपको पता है LIC सिर्फ हुआ करता था, ज्यादातर लोग LIC होते लेते थे, लेकिन आज वी हैव एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस जहां पे हम अलग अलग हमें स्कीम मिलती है, अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, हम अपने हिसाब से क्या इंश्योरेंस क्या ले सकते हैं। ठीक है। और इंश्योरेंस का मार्केट अगर मैं बात करूं, आज एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब फिर आते हैं रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब पहले क्या किया जाता था ईयर 1991 के पहले, तो आपके दो जो बैंक थे, एक पब्लिक बैंक जो था और एक कोऑपरेटिव बैंक था, इनको ही अथॉरिटी थी इंडिया में कि आप क्या कर सकते हो, आप जो बैंकिंग सेक्टर में क्या काम कर सकते हो। लेकिन जब 1991 में आपकी नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, तो यहां पे भी बदलाव हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके जो प्राइवेट बैंक है जैसे HDFC हो गया, इन सभी बैंक को क्या किया, अलाउंस दिया कि भैया आप हमारी कंट्री में भी आके, आप हमारी इकोनॉमी में भी आके क्या कर सकते हो, बिजनेस क्या कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो फॉरेन बैंक थी वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या एंटर हो। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो दो चीजें आज हमने की, एक जो ऑब्जेक्टिव था और जो फीचर्स थे, वो दोनों ही चीजें आज हमने क्या कंप्लीट कर ली। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको उसको क्लियर करके जरूर देंगे। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।